स्टार्ट करते हैं। तो आज ही हमारी पहली क्लास है और हम कह सकते हैं कि हमारी ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। दिस इज लेक्चर नंबर 1 फॉर क्लास ट्वेल्थ। और जो अभी प्रेजेंट सेशन है 2025 सेशन है, उस सेशन के लिए पहली क्लास है। तो हम पहले बात करेंगे कि किस तरह का सिलेबस है क्लास 12th में, किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है। जिससे कि ये कहा गया कि इस साल का जो एग्ज़ाम था वो टफेस्ट एग्ज़ाम था, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बच्चों को टफ लग रहा है या क्यों चीज़ें ऐसे बन के आ रही हैं। ठीक है, एंड हम उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपने पूरी क्लास को कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो क्लास 12th में जो फिजिक्स है उसको सबसे पहले पढ़ने के लिए, उससे पहले हमें एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले मैं आपको वेक्टर थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक प्री रिक्विजिट है, मतलब उसकी पहली नीड है। ठीक है, तो आई थिंक 1 या 2 क्लास में हम वेक्टर खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे, हम अपनी थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो चैप्टर्स हैं, जो आप सिलेबस देखोगे इसमें, यहाँ पे ये सिलेबस है हमारे क्लास 12th का। इस सिलेबस में आप देखेंगे तो टोटल 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको ऑलरेडी पता है पार्ट 1 में आपके पास में 8 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट 2 में हमारे पास में 6 चैप्टर्स हैं एंड टोटल 14 चैप्टर्स हैं। और मैं ये मानता हूँ कि 1 to 8 मीन्स जो पार्ट 1 है उसमें वेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वेक्टर में यदि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, हम वहाँ पे यदि मल्टीपल फोर्सेस की बात करेंगे तो फोर्स इज ए वेक्टर। तो थोड़ा सा उससे पहले वेक्टर पढ़ लेते हैं। यदि आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको क्लास 12th को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ वेक्टर पढ़ना है और बेसिक नीड, यदि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इनकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक फॉर्मूला F = ma आपने पढ़ रखा होगा, और एक फॉर्मूला और तो आपने टॉर्क पढ़ा होगा क्लास 11th में। आपने एक फॉर्मूला पता, टॉर्क = फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 2 फॉर्मूले काम आएंगे हमारे, बहुत जगह काम आएंगे। और यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट तो क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, तो बस हमें उतनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हमें ये सब चाहिए। आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है 11th में डजेंट मैटर। यदि आप सिर्फ 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सिर्फ बोर्ड के लिए बहुत सिंसियरली आप प्रिपरेशन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। नीट जेई वो एक अलग डोमेन है, अलग चीज़ें हैं, उसके लिए बात अलग से करेंगे। अभी के लिए बात करते हैं कि पार्ट 1 में आपके लिए 1 से लेके 8 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट 2 में आपके लिए 9 से लेके, यहाँ से 9 से लेके और 14 चैप्टर्स हैं। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, आप देखोगे यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स में 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, 4, 5, 6 और 7 चैप्टर्स को मिलाकर 17 मार्क्स का आता है। आप देखो एक अच्छा खासा वेटेज है आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 आप देखेंगे तो उसको आप हाफ पोर्शन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 18 मार्क्स का है। 18 मार्क्स में हमारे लिए 8, 9 और 10, आप इनको मान लीजिए आपके पास में ये 12 मार्क्स के आते हैं, तो 6 मार्क्स का आपका ये आ जाता है। ठीक है, ये 6 का आ जाएगा, तो आप यहाँ दीजिए 6 काउंट करेंगे इसको, देखो तो 33 और ये 39 मार्क्स के आसपास में है। मीन्स पार्ट 1 जो आपके पास में है, पार्ट 1 आपका 35 से लेके 40 मार्क्स का आता है और पार्ट 2 भी उसे ही आता है। तो थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि सिलेबस किस तरीके से है। सिलेबस कुछ ऐसे है कि स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स हैं उसमें ये बताया गया है कि एक चार्ज है, चार्ज ना तो आपने देखा है ना मैंने देखा है, इसलिए क्लास 12th की फिजिक्स थोड़ी सी टफ हो जाती है, या थोड़ी सी मीन्स इमेजिनेशन वाली फिजिक्स है। फिजिक्स टफ नहीं है, बिलीव मी, फिजिक्स टफ नहीं है, आपको समझना है। क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा, एक चार्ज है, चार्ज ही नहीं देखा हमने, फील्ड बन के आएगा वो भी नहीं देखा हमने, फील्ड के वेक्टर्स बन के आएंगे वो भी नहीं देखे हमने। क्योंकि 11th क्लास में आपने जनरली फील करा था, जैसे हमारे पास में ये देखेंगे कि ग्लास स्लैब है, ये जो ग्लास स्लैब है आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक हम फोर्स अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर, मानो आप ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, आप इसके ऊपर एक ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, देन इट विल मूव, ग्लास स्लैब मूव करेगा। यदि मूव करेगा मीन्स आपने फिजिकल कांटेक्ट में फोर्स अप्लाई करा, F = ma। आपने देखा कि आपने कितना फोर्स अप्लाई करा, आपने वो फील करा, आपने वो देखा, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपने देखा। ऐसा 12th में नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी जो थ्योरी है चैप्टर पार्ट 1 में आप देखेंगे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं देखे, चार्ज नहीं देखे, फील्ड नहीं दिखेगा हमें, जस्ट इमेजिनेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, एंड बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में। ये सब है। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में आप देखेंगे कि चार्ज स्टैटिक, चार्ज रुका हुआ है, हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे।
स्टार्टिंग आप देखेंगे 3, 4 एंड 5 चार्ज आपका मूव करेगा बहुत। थर्ड चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर IIT JEE और नीट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बहुत बहुत ही प्यारा है और आपको मजा आएगा सर्किट सॉल्व करने में। उसके बाद में 6, 7, 8 ये बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्लब कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर चैप्टर्स बने हुए हैं, तो इनकी बातें हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। और आगे 9, 10 अपने क्लास 10th में लाइट पढ़ी है, उसके ऊपर बेसिस हैं, ठीक है। 11, 12, 13, 14 ये बिल्कुल न्यू चैप्टर्स हैं काइंड ऑफ। और अभी देखेंगे यदि आपको चैप्टर 2 पढ़ना है ना, यहाँ पे आपको चैप्टर 2 पढ़ना है तो चैप्टर 1 आपको आना चाहिए। चैप्टर 3 कुछ लिंक अप करता है 1 और 2 से, बट इतना ज़्यादा काम नहीं है। चैप्टर 4, 5 आपस में लिंक करते हैं। चैप्टर 7 थोड़ा सा पीछे से लिंक करता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 11, 12, 13, 14 बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, आपस में कोई लिंक अप नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट है। 9th जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपने क्लास 10th में लाइट पढ़ा था, उसके थोड़े से मिक्सअप उसके आगे आएगा, थोड़े से एडवांस लेवल पे चीज़ें चली गई हैं। एक टॉपिक है उसमें प्रिज्म के ऊपर कुछ डेरिवेशंस आ गए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको 2 पढ़ने होते हैं, एक टेलीस्कोप है, एक टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट होगा और एक माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है। तो आप ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा कि टेलीस्कोप को मतलब है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि दूर की चीज़ें हमें पास दिखाता है, और माइक्रोस्कोप एक बहुत ही टिनी पार्टिकल्स कह सकते हैं, जैसे कि आपने सेल्स पढ़े हैं बायोलॉजी में, हम उनको बहुत पास में देख सकते हैं, उनको हम अपनी निग्ड आई से देख सकते हैं। तो उसकी डिटेलिंग है कि वो कैसे वर्किंग कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, तो उसकी सब डिटेलिंग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा मजा आपको 14 नंबर में आएगा। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है यहाँ पे हमने अब तक कंडक्टर और इंसुलेटर्स 2 तरह के मटेरियल्स पढ़े हैं, लेकिन अब एक थर्ड टाइप का आप मटेरियल पढ़ेंगे जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, जो कि इन बिटवीन इसकी प्रॉपर्टी विजुअलाइज करते हैं। हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे इसको ना, और आपको मजा आएगा, ठीक है। ओके, ये आपका प्रॉपर किस तरीके से CBSE बोर्ड क्वेश्चंस सेट करता है उसकी डिटेलिंग है आपके पास में ये, ठीक है। कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आप कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे हमारा फिजिक्स का पेपर बन के आता है। और फिजिक्स का पेपर जो बन के आता है ना, उसमें अब आजकल क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि 25 का जो पेपर हुआ है आपको टफ क्यों लग रहा है। हमारा जो रीजन है यहाँ पे सेट 2 आया था, मीन्स आप देखेंगे तो 55/2/ ये सेट्स आए थे यहाँ पे हमारे पास हमारे रीजन में। अब दिक्कत कहाँ हुई बच्चों को, आप यदि पहले के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो ये होता था कि थ्योरी आती थी आपके पास में, मैं कुछ वेटेज बताऊंगा, थ्योरी आती थी आपके पास में 30 to 40% की थ्योरी आती थी। मीन्स मैं आपको 70 मार्क्स का ब्रेकअप बता रहा हूँ आपको परसेंटेज वाइज में, ठीक है। थ्योरी में जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते थे कि ये ऐसा क्यों होता है, या ऐसी चीज़ें क्यों, थ्योरी आती थी कि वाई द टेस्ट चार्ज इज नीड, काइंड ऑफ चीज़ें आती थी, ठीक है। और डेरिवेशन आते थे आपके पास में, डेरिवेशंस आते थे, ये भी 30 to 40% डेरिवेशंस आते थे। और न्यूमेरिकल्स आते थे हमारे पास में। अब आप वेटेज देख लेंगे तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये जो वेटेज है जनरली ये 20 to 40% वेरी करता था। मीन्स जनरली ये होता था कि ये 40% के पेपर्स में आते थे, और ये हमारे पास में हम कह सकते हैं कि 20 to 30% का डेरिवेशंस आते थे टिल 24 एग्जाम, टिल 24। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल उल्टा हो गया। इस साल क्या हुआ, इस साल कुछ चीज़ें उल्टी हो गई। उल्टी कैसे हुई, मतलब रिवर्स कर दी इन्होंने एग्जाम में कि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स को रिवर्स कर दिया आपस में। थ्योरी अभी भी सेम 30 to 40 मार्क्स, 30 to 40% आई थी। डेरिवेशंस आपके पास में ये 10 से 20% कर दिए गए। डेरिवेशंस 10 से 20% करेंगे, और आपके साथ में हम चेक करेंगे जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स का वेटेज बढ़ा के 30 to 40% पहुंचा दिया, और इससे भी ज़्यादा कर दिया। किसी किसी सेट में तो आप देखेंगे कि मीन्स 70 में से 40-45 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स आए हैं। आपकी जो चॉइस में आती है ना, जब चॉइस में भी न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं। जो मैंने एक पेपर देखा है, एक सेट हमारे, जो सेट था हमारे पास में, मैं बताता हूँ आपको। एक सेट है 55 कोड था 2 और -3। ये सेट मैंने प्रॉपर एनालाइज करा है। इस सेट का अंदर आप देखेंगे तो
जो क्वेश्चन है, मतलब जो एक आपको इसमें एक सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी होता है जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, मीन्स आपको 2 into 5 करके मीन्स 10 मार्क्स के आते हैं। तो जनरली बच्चा थ्योरी पूछी आती थी कि मतलब एक्सप्लेन द कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म, ऐसी बहुत चीज़ें आती थी, ठीक है। लेकिन इस सेट के अंदर 5 ऑल आर न्यूमेरिकल्स, 5 के 5 न्यूमेरिकल्स थे। और यदि न्यूमेरिकल आ जाता है तो जनरली बच्चा या तो कह लो होपलेस हो जाता है या उस फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसको पहुंचना है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पेपर टफ नहीं था, न्यूमेरिकल्स टफ नहीं थे, ठीक है। टफ क्या पार्ट हो रहा है आजकल? आजकल टफ पार्ट चल रहा है आपके पास में कि जो अप्लाइंग है, या आप कह सकते हैं कि जो जो क्रिएटिंग थिंकिंग है, जो एनालिसिस है, थोड़ा सा टफ करा जा रहा है पेपर में। मैं बताता हूँ आपको क्यों टफ करा जा रहा है। उससे पहले कि हमें टफ क्यों लगा, बच्चों को टफ क्यों लगा पेपर, वो मतलब टफ नहीं था पेपर, क्यों फील हो रहा है? क्योंकि आप देखेंगे जो आजकल बच्चे हैं वो वन शॉट से पढ़ के जा रहे हैं। यूट्यूब पे भरमार है, यूट्यूब पे आप ये वीडियो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे भरमार है, वन शॉट्स की भरमार है। मतलब आपको मतलब 10-10 घंटे में पूरी पूरी फिजिक्स खत्म करी गई है। आप खुद सोचिए, आप एक थ्योरी को बैठे बैठे सुन रहे हैं, नाप लिख रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, आप वन शॉट्स देख रहे हैं, डेरिवेशन लिख सकते हैं आप उससे, न्यूमेरिकल नहीं सीख सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि फोर्स कहाँ जा रहा है, फोर्स की वैल्यू क्या बन के आ रही है। यू नीड द प्रैक्टिस, ठीक है। तो वन शॉट्स देखने के बाद आप यदि ये सोचेंगे कि आप पास हो जाएंगे तो सच में आप पास नहीं हो सकते। आपको फिजिक्स में मेहनत करनी पड़ेगी। 12th की फिजिक्स टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मजा आता है पढ़ने पढ़ाने में उसको, बट वन शॉट से नहीं पढ़ सकते आप उसको। 99% जनता, 99% स्टूडेंट्स एक रात पहले 2 रात पहले वन शॉट देखना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे 70 में से 50 नंबर आने चाहिए, कैसे आ जाएंगे? ये है जो रियलिटी है, और प्रैक्टिस नहीं है, आपकी प्रैक्टिस की कमी है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। दिस इज मेन रीजन, ये दो मेन रीजन है। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं करते हैं। हमें स्कूल्स में बार बार बताया जाता है कि नहीं डेरिवेशन आएगा, मतलब मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल देखे हैं जहां पे 150 डेरिवेशंस एक बार में कराए गए हैं कि इस पूरे फिजिक्स में 150 डेरिवेशन है, इसमें से जरूर आएगा 30 से 40 नंबर का। आई नहीं इस बार, बच्चे फंस गए। देन फिजिक्स डे बाई डे चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अब एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पे एनालिसिस पार्ट पे काम करा जा रहा है, और आप देखो कि अप्लाइंग पार्ट पे काम करा जा रहा है कि आप कैसे, आप जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करेंगे। जिस तरीके से नीट या जेई, नीट का पेपर इतना टफ नहीं आता है, जेई का पेपर बिल्कुल एक न्यू क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है। नीट के पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड मिल सकता है, डेटा चेंज कर सकते हैं, बट जेई में हार्डली कोई क्वेश्चन रिपीटेड होता है, और वो भी कुछ नया बन के आ जाता है। अब क्या हो रहा है कि जो अप्लाइंग पार्ट है ना, इस पार्ट में चीजें थोड़ी सी टफ कर दी गई हैं, या थोड़ी सी टफ लग रही है हमें। क्यों लग रही है? अब यदि आप ये सोचो कि मैं आपको यदि किसी इस टॉपिक में ए बी और सी सिखाया जाएगा, आपको कोई टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको ए बी सी सिखाया जाएगा, ए बी सी सिखाने के बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको ए बी सी ही पूछा जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपको ए बी सी पढ़ा के वो डी ई एफ कैसे बनना है वो पूछा जा रहा है, उसकी डिटेलिंग हो रही है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं एक बार, आप ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में 24 में भी किसी सेट में आया था, और सेम क्वेश्चन 25 में भी किसी एक सेट में दिया गया था। दोनों के क्वेश्चन सेम है, एवरीथिंग इज सेम, डायग्राम मिसिंग। आप देखो जस्ट एक अंतर है, ये जो साइन है, ये साइन, यहां साइन उल्टे थे, इसको जो अपोजिट करके रिवर्स करके ये बना दिया गया है। इतना सा चेंज है, इतना सा अंतर है। क्वेश्चन इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट ये क्वेश्चन है हमारे पास में कूलॉम्स लॉ से, ये क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ से, बट ऐसे डायग्राम तक नहीं है हमारी बुक में। ये क्वेश्चन है एनालिसिस बेसिस पे, कि आप कैसे उसको एनालाइज कर रहे हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है। आपने पढ़ तो लिया कूलॉम्स लॉ, बट आप जो कहां अप्लाई कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन बेस पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है एज इट इज, ऐसा डायग्राम ना तो आपको बुक में मिलेगा, किसी एनसीईआरटी किसी बुक में नहीं है, इसका एनालिसिस भी नहीं है, बट हमें कैसे अप्लाई करना है वो समझना है। अब आप वन शॉट्स देख के तो ये नहीं कर पाएंगे, वन शॉट्स में थ्योरी पढ़ाई जाएगी, डेरिवेशन पढ़ाई जाएंगे, न्यूमेरिकल फ्री भी नहीं कराए जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है,
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में जेईई का क्वेश्चन है। आपने बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे जहाँ पे 2001 का ही क्वेश्चन, 2001 या 2000 के आसपास का क्वेश्चन है जो कि जेईई में पूछा गया था। क्वेश्चन को एज इट इज उठा के और पेपर में दे दिया गया है, ठीक है। अब हमें दिक्कत क्यों हुई? अब हमें इस बच्चों को देख के दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर और यहाँ पे बैटरी है। एसी सर्किट्स में जाके, चैप्टर नंबर 7 में जाके, एसी सर्किट्स में जाके हम कैपेसिटर को एसी वोल्टेज के साथ अटैच करेंगे। बट हमारे पेपर में, हमारे बुक के अंदर ऐसे एनालिसिस हैं, पर डिटेलिंग में नहीं पढ़ पाते उसको हम। डीसी विद कैपेसिटर एनालिसिस है, पर डिटेलिंग नहीं है उसकी बहुत ज्यादा। अब डिटेलिंग नहीं है, बट उन्होंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन डाल दिया। अब बच्चे बोल रहे हैं कि यार बोर्ड के पेपर में जेईई क्वेश्चन बहुत छोटी बात है, ऐसा नहीं है। चलो मानो आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको नहीं आता है, आपको 68 का पेपर तो आता होगा ना, 68 तो आता होगा, फिर आपने वो क्यों नहीं करा? बहरहाल इसको खत्म करते हैं। बात यह है कि हमारा पेपर टफ नहीं आ रहा है, हमारा पेपर अंडरस्टैंडिंग में बेच रहा है। यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिजिक्स को सीखने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किसी की थ्योरी है, पढ़ना कैसे आपको। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप वन शॉट के चक्कर में नहीं पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग समझें, चीज़ों को देखें एक बार, आपको बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार हम यहाँ पे। ये मैं आपको पहले ये पढ़ाऊंगा, वेक्टर्स की हम बात करेंगे इस क्लास में। हम वेक्टर्स की बात क्यों करने वाले हैं इस क्लास के अंदर? क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। एक डायग्राम है कूलॉम्स लॉ, ये प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर में हमारा सेकंड या थर्ड टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। हम पहले चार्ज पढ़ेंगे, व्हाट इज चार्ज, चार्ज कैसे जनरेट हुआ, या हम चार्ज को कैसे, मतलब मीन्स हम चार्ज को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। और ये उस चार्ज के बेसिस पे कूलॉम्स लॉ है कि दो चार्जेस के बीच इन बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। उस कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है, इस वजह से हम देखो ये वेक्टर्स है, हम इनको वेक्टर एडिशन करने वाले हैं यहाँ पे। इस वजह से हम पहले वेक्टर्स पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेक्टर क्या होता है, कैसे होता है। जैसे एक डायग्राम है आपका, इसमें प्रॉपर डिटेलिंग है, ठीक है। वेक्टर डेफिनेशन क्या होता है? वेक्टर, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें वैल्यू भी होती है, वैल्यू होती है, और साथ साथ में वैल्यू के साथ साथ में एक उसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कोई भी वैल्यू है, जैसे एक ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये जो मैंने बनाया है, एरो बनाया है, इट शोज वेक्टर और मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये यदि हम यहाँ से इसको मेजर करें तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, एंड इट शोज द डायरेक्शन। यदि हम इस पॉइंट को माने O, हम इस पॉइंट को कंसिडर करें P, तो O से P तक यदि हम चेक करेंगे तो इट इज डायरेक्शन। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यू हैव ए 1 रुपी कॉइन, आपके पास में 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का कॉइन है आपके पास में। इट हैज मैग्नीट्यूड बट इट हैज नो डायरेक्शन। आप ये नहीं बोल रहे कि 1 रुपये का सिक्का है नॉर्थ से साउथ में, नो, यू आर जस्ट सेइंग 1 रुपी कॉइन, ठीक है। बट हम यदि यहां बात कर रहे हैं, देन वी आर मेंशनिंग कि आपको P से या O से P की तरफ मूव करना, आपको O से P की तरफ मूव करना है, ठीक है। आप बताएंगे आपको 10 किलोमीटर मूव करना है फ्रॉम पॉइंट O टू P, यू आर गिविंग द डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, देखो ये जो इनिशियल पॉइंट है, दिस आवर इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ये हमारे पास में फाइनल पॉइंट, जहां पे हम एंड कर रहे हैं अपने वेक्टर को, फाइनल पॉइंट। अब देखो इस इनिशियल पॉइंट को हम टेल भी कहते हैं, हम इसको टेल भी कहते हैं, टेल, और हम इसको कहते हैं हेड, और इसका एक नाम और होता है, आप देखेंगे तो टर्मिनल, इसको हम टर्मिनल भी कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो जो वेक्टर हमारे पास में है, उस वेक्टर के एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है। अब मानो हमें से लिखना है, हमें OP लिखना है, तो OP के हम ऊपर एक ऐसे एरो बनाते हैं। ये OP बता क्या रहा है हमें ये बता रहा है कि ये एक आपके पास में इनिशियल पॉइंट है, जहां से वेक्टर, जहां से हम डायरेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइनल पॉइंट, ये एक फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास में बन के आ रहा है, ये समझ में है। देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम देखो ये एक एरो बनाया गया है, यहाँ पे एक एरो बनाया, यहाँ पे एक इनिशियल एक फाइनल पॉइंट्स है कि A और B से यदि मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो वेक्टर A है,
दिस इज ए बी वेक्टर और इसको हम ए वेक्टर कहते हैं, हम इसको ए वेक्टर कहेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से, एंड कहाँ पे हो रहा है, बी पे जाके, और उसके ऊपर एक हम ऐसे एरो लगाएंगे, इट इज द वेक्टर। ये आपको पहले से पता है, ठीक है। नाउ हम हमने इस पूरे वेक्टर्स को पूरी फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में बुक में जो थ्योरी होगी उसमें तो हम मतलब विजुलाइज ही कर सकते हैं, कोई चार्ज है, कोई फील्ड है, हम भाई फील्ड हमें दिखता भी नहीं है, हमें ग्रेविटी फील्ड नहीं दिखता, हमें चार्ज का फील्ड नहीं दिखेगा, तो हम केवल ये 3 तरह के डायरेक्शंस की बात करते हैं। फिजिक्स में जो डायरेक्शन मानने वाले हैं हम केवल वो 3 डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी? हम एक्स डायरेक्शन, हम वाई और जेड डायरेक्शन। हम इन तीनों को 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, नोटेशन कह सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स हमारे पास में है उसको हम आई कैप से लिखेंगे, हम वाई को जे कैप से लिखेंगे और हम जेड को के कैप से लिखेंगे, ठीक है, आई जे और के। अब आपका क्वेश्चन या आपका सवाल ये माइंड में आ सकता है कि अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि कोई वेक्टर होता है तो इसको आर वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे एरो बना रहे हैं, जैसे ओ पी हमने यहाँ पे एरो बनाया, हमने ए बी हमने यहाँ पे ऐसे एरो बनाया, बट हमने यहाँ पे कैप लिख दिया। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। ये कैप सिर्फ ये बताता है कि ये वो वेक्टर है जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ आपके पास में सिंगल है। जो कैप है, जहां पे भी कैप आ जाएगी, जिसमें हमने ऐसे लिखा ए कैप, एक कैप लिखा, तो इसका मतलब होता है इट इज ए यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मतलब हमारे पास में जिसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिसकी वैल्यू 1 होने वाली है, ठीक है। हम जहां पे भी x लिखेंगे वहां पे हम x कभी मेंशन नहीं करेंगे, हम मेंशन करने वाले हैं दिस इज आई कैप, y के लिए j कैप और हम z के लिए k कैप, हम ये मेंशन करने वाले हैं। और हम किसी भी पॉइंट को, जैसे आप देखो प्लेन है, प्लेन जब उड़ रहा है तो प्लेन लेफ्ट जा सकता है, प्लेन राइट जा सकता है, प्लेन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो प्लेन के लिए 3 डायमेंशन बनी हुई है वहां पे, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे x हमारे पास में 1 डायमेंशन है, ये y सेकंड डायमेंशन है और जो z है वो 3rd डायमेंशन है, ठीक है। तो हम ये बात करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम बेसिकली क्या वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं उसकी बात करेंगे। जैसे कि वेक्टर a है, एक वेक्टर a है और हमारे पास में एक वेक्टर b है, ऐसा बना लेते हैं, एक वेक्टर b है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। यदि वेक्टर्स गिवन है हमारे पास में इस फॉर्म में, तो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? हम एक वेक्टर के हेड से, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को ऐड करेंगे। देखो जैसे वेक्टर a है, वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a, ठीक है। वेक्टर b को मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे और यहां पे ऐसे लेके आएंगे, दिस इज वेक्टर b। अब हम क्या करेंगे? वेक्टर a के इनिशियल पॉइंट से वेक्टर b का फाइनल पॉइंट ऐड करेंगे इस तरीके से, एंड दिस इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर का जनरली मतलब होता है, हम उसमें चीजें पढ़ते हैं कि दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट। भाई हमने दी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के साथ में आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये इनिशियल पॉइंट है, आपका ये फाइनल पॉइंट है, एंड दिस इज वेक्टर एडिशन, वेक्टर a प्लस वेक्टर b विद डायरेक्शन आप चेक कर रहे हैं। आपको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे? देखो हम पहले इस वेक्टर को माइनस करेंगे, देखो ये वेक्टर b है, दिस इज वेक्टर b, और ये वेक्टर को हमने माइनस करा है। माइनस क्यों कर रहे हैं इसको समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए वेक्टर a इस तरीके से है और ये वेक्टर a और वेक्टर a की डायरेक्शन ये बनी हुई है, ठीक है। अब इस वेक्टर को रिवर्स कर दीजिए, वेक्टर को हमने रिवर्स करा, रिवर्स करने बाद आपका वेक्टर ऐसे बन गया। अब ये वेक्टर की वैल्यू तो सेम है, वैल्यू सेम है, बट आपने उसको रिवर्स करा। रिवर्स करने वाला है कि यू हैव शिफ्टेड इट बाई 180 डिग्री, आपने इसको 180 डिग्री से शिफ्ट कर दिया। अगर आपने इसको 180 डिग्री से शिफ्ट करा है तो आपका वेक्टर टर्न हो गया, बैक चला गया आपका वेक्टर, ये वेक्टर आपका वेक्टर मूव करके पीछे चला गया, ठीक है। ये बन के आ गया। इसका मतलब जब भी आपको वेक्टर ऐड करना हो, वेक्टर ऐड करने का मतलब होगा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b, हमें वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो सिर्फ हम एक वेक्टर को पहले माइनस करेंगे, रिवर्स करेंगे इस तरीके से। देखो हमने ये a प्लस बी है, यदि मैं a माइनस बी, देखो ये a माइनस बी है, आपने पहले वेक्टर को ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स करा है, उसके बाद आपने ऐड करा है। दिस इज सिंपल वेक्टर एडिशन, आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने 11th में भी चीजें डिटेल में पढ़ी हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हम कह सकते हैं कि रूल है। मैं आपको बताता हूँ रूल आया कैसे है। ये हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ऐसे वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a वेक्टर है और ये वेक्टर b वेक्टर है, एक ये वेक्टर b वेक्टर है, इनके इन बिटवीन कोई भी थीटा एक एंगल है।
आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि इन दोनों को रिप्लेस करके हम सिर्फ केवल एक वेक्टर की बात करें, उसकी वैल्यू की बात करें, उसकी डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। ऐसा पढ़ेंगे आगे जाके हम कि हमारे पास में एक चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर दो कूलम्ब्स लॉ या दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक फोर्स यहां बन के आ रहा है, एक फोर्स यहां बन के आ रहा है, और इन दोनों के इन बिटवीन 120 डिग्री का एंगल है। आपसे बोला जाएगा प्लीज फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, फाइनली एक फोर्स यहां बनाएंगे। देन यू हैव टू डू वेक्टर एडिशन, आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब हम इसके लिए जनरली बेसिक हम यहां से सीखने वाले हैं कि हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन बिटवीन एंगल थीटा है, ठीक है। हम बोल देंगे जो थीटा है यहाँ पे वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के इन बिटवीन एक एंगल है, दिस इज एंगल, एक एंगल है, इन बिटवीन एंगल थीटा है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा, जो एडिशन करने के बाद में जो आर वेक्टर, हम इसको बोलेंगे आर वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ऑलवेज इन बिटवीन बन के आएगा। जो वेक्टर आर होगा, वेक्टर आर ऑलवेज इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमेशा इन दोनों के इन बिटवीन बन के आएगा। आप यहां देखो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट वैल्यू कितनी होगी, आपने पैरेललोग्राम लॉ में ये पढ़ा है कि जो वैल्यू बन के आती है हमारे पास में, ये वैल्यू मॉड ऑफ आर कह सकते हैं, मींस आर का ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, जस्ट द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, एंड इट विल बी रूट ए का स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, मीन दिस इज द मॉड, उसकी वैल्यू कितनी है, डायरेक्शन ऐड नहीं कर रहे हैं हम, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका प्रूफ आपने 10th में 9th में 11th में सीखा होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी वैल्यू है हमारे पास में, कि जो वैल्यू बन के आने वाली है, जो फाइनली वेक्टर बन के आएगा, ये वेक्टर है, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक वेक्टर a एंड दिस वेक्टर b, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर इट विल बी r वेक्टर, और दिस इज थीटा। r की वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, और हम इसको याद रखेंगे। r विल बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये हमें याद करना है। अब इसके लिए हम कुछ केस की बात करते हैं, मीन्स कुछ ऐसे केस की बात कर लेते हैं जो प्रॉपर्ली हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं नंबर एक केस, हम ऐसा मान लें कि इफ केस नंबर 1, इफ थीटा इज 0, यदि थीटा 0 है हमारे लिए, इफ थीटा इज 0, यदि थीटा 0 है, मींस दोनों वेक्टर्स थीटा 0 कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास में, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। इस तरीके से आप देखो, ये तो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर, एक वेक्टर मान लेते हैं, जो एक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर्स अभी एंगल 90 है। देखो आप देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल 90 है, अभी एंगल 0 है। नाउ यू आर इंक्रीजिंग द एंगल, आप देखो, ये आप इसका एंगल इंक्रीज करो, दोनों के वेक्टर्स का एंगल को आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अभी फर्स्ट केस हमारा ये है कि आपके पास में दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे कोलिनियर हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। थीटा 0 मान लिया हमने, भाई थीटा 0 हो गया, तो फॉर्मूला में लिखो एक बार आप, r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, और थीटा की जगह आ जाएगा 0, एंड यू नो cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू होती है आपके पास में 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1 हमारे पास में, तो ये 1 बन गया, तो वैल्यू बनी हमारे पास में r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 1 बन गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, इट इज r इज इक्वल टू रूट a प्लस बी स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, इट विल बी a प्लस बी। आप डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। यदि एक साथ में है, देखो ऐसे मान लेते हैं कि एक कोई बॉक्स है, ये कोई भी बॉक्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक फोर्स यहाँ पे हम 10 न्यूटन मान रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पे हम 8 न्यूटन कंसीडर कर रहे हैं। इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक तरफ है, ठीक है, दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं एक तरफ, ठीक है, और दोनों
इसकी डायरेक्शन सेम और एंगल पैरेलल है तो एंगल 0 हो गया, मींस हम इनको डायरेक्टली ऐड बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो टोटल फाइनल एफ नेट बन के आने वाला है इट विल बी 8 + 10 = 18 न्यूटन बन के आएगा। इट विल बी 18 न्यूटन, कि 18 न्यूटन आपके पास में फोर्स बन के आने वाला है। ठीक है, तो आप सीधा ऐड कर सकते हैं पहला केस हमारे पास में। ठीक है, सेकंड केस की बात कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस, सेकंड केस, यदि हमारे पास में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है आपको पता है 0 होता है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a मान लेते हैं यहाँ, वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, और द एंगल इन बिटवीन 90। ऐड करेंगे, क्या वैल्यू बन के आएगी, r विल बी r = √a² + b² + 2ab cos 90, और cos 90 कितना होगा 0, मीन्स ये थर्ड टर्म 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास, r = √a² + b², ये बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, इंपॉर्टेंट केस। थर्ड केस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर चैप्टर 1। ठीक है, जहां पे हम मानेंगे जो हमारे पास एंगल है, एंगल 120 है, मीन्स एक वेक्टर a और एक वेक्टर b, और ये एंगल 120 है, cos 120। यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको वैल्यू शायद नहीं पता होगी, बट आप यदि मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होनी चाहिए। cos 120 की वैल्यू हमारे पास में होती है -1/2। नाउ वी हैव टू ऐड, उससे पहले जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा वो इन बिटवीन जाएगा। ठीक है, इन बिटवीन मींस यहां वेक्टर बन के जाएगा r वेक्टर, तो आप इसको बोलेंगे r की वैल्यू क्या बनेगी, r विल बी √a² + b² + 2ab cos 120 आप पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास में, r = ये बनेगा हमारे पास में a² + b² + 2ab, और cos 120 की वैल्यू -1/2, ये 2 से 2 काटेंगे, ये वैल्यू बनेगा उसमें r विल बी √a² + b² - ab, ये बन के आएगा, ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास। ये फॉर्म याद नहीं करनी है हमें, इसका स्पेशल केस हम बहुत बार यूज करने वाले हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 में। हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि यदि दोनों वेक्टर सेम हो जाए, वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल हो जाए, यदि वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल होंगे, इसका मतलब हम यदि इसको वेक्टर a मानेंगे तो सेकंड वेक्टर भी a है, ये वेक्टर भी a है, और नाउ दिस इज 120। अब क्या वेक्टर बन के आएगा, हम ये बोल रहे हैं इफ स्पेशल केस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपके लिए। ठीक है, इफ a वेक्टर = b वेक्टर, यदि a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल हैं तो क्या होगा, ये होगा देखो a² + b²। अब ये हम b को भी a से रिप्लेस करेंगे, देन इट विल बी a² + a² - a², तो वैल्यू बनेगी हमारे पास, हम a = b पुट करेंगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा √a² + a² - a², ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, r = √a, और r की वैल्यू बन के आएगी a, r विल बी a वेक्टर ओनली, केवल a वेक्टर, देखो इट विल बी a वेक्टर ओनली। क्यों हुआ ऐसा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप यदि इस वेक्टर को यहां लेके जाएंगे ना, देखो साइड a ये वेक्टर, आप यहां पे वेक्टर a लेके जाएंगे, दिस एंगल 120 मींस दिस एंगल 60, ये 60 है, तो ये साइड भी तो a बनेगी ना, इट विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये याद रखना है हमें, दो वेक्टर्स, दो फोर्स, बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे हमें, ऐसे केस मिलेंगे हमें कि कोई चार्ज है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एग्जांपल तो है हमारे पास, देखेंगे यहाँ पे ये एग्जांपल आप देखो, एंजाइटी का एग्जांपल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, 3 चार्ज प्लेस हैं, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, एक चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, 2 फोर्स लगाएंगे, सपोज करो एक फोर्स ऐसे बन के जाएगा, एक फोर्स ये बन के आ रहा है, और एक फोर्स हमारे पास में एक ये बन के आ गया, दिस इज वन केस। ठीक है, और दूसरा वाला फोर्स हमारा ये बन के आ गया, एंगल बन गया 120, फोर्स इक्वल होगा,
फोर्स इक्वल होगा, दोनों की वैल्यू भी उसी फोर्स के बराबर होगी, रिजल्टेंट विल बी एफ। यदि एफ है, ऐसे मान लेते हैं दिस इज एफ, दिस इज ऑल्सो एफ, और एंगल 120 है, तो आपके पास में रिजल्टेंट बन के आएगा ये इट विल ऑल्सो बी द एफ, ये भी एफ होगा। ठीक है, समझ में आया? हम ये वाले केसेस बहुत बार यूज करेंगे। हमारा एक लास्ट केस है इसका, एंड दैट विल बी, केस नंबर कौन सा हो गया? दिस इज थर्ड और फोर्थ नंबर, फोर्थ पार्ट। यदि हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 पुट करें तो हमें पता होता है कि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, -1 वैल्यू होती है, -1 यूज कर लेते हैं। यदि हम cos को -1, इसका मतलब देखो एक वेक्टर a ये लिखा हुआ है, एक वेक्टर b ये लिखा हुआ है, हम बोलेंगे यहाँ पे r विल बी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, ये बनेगा माइनस, तो हम बोलेंगे इसको r विल बी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फॉर्मूला किसका बन के आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर है? नो, इनमें से जो वैल्यू ज्यादा ग्रेटर है, आप ये बोलेंगे कि a और b में से जो वैल्यू ज्यादा ग्रेटर है, हो सकता है कि ये 10 न्यूटन हो और ये 8 न्यूटन हो, ये 10 न्यूटन ये 8 न्यूटन, ये भी हो सकता है हमारे पास में कि ये 8 न्यूटन वैल्यू हो और ये 10 न्यूटन वैल्यू हो। जो वैल्यू ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, जनरली हम मॉड लगा देते हैं, देन इट विल बी आर विल बी रूट a माइनस बी होल स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू बनेगा आर विल बी मॉड a माइनस बी। मॉड लगाने का सिर्फ इतना काम है कि यदि b की वैल्यू बड़ी होगी तो ये अभी भी पॉजिटिव बन के आएगा हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।